हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे इस उम्मीद के साथ। आइए अपनी प्रतिशतता को आगे बढ़ाया जाए। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखना ना भूलिए। खैर ये आप काम कर ही रहे होंगे, हम लोग तुरंत अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात करूं मैं आपसे, तो आज हमने सबसे पहले आप ये लिख दिया है कि वेन आरेख क्या है। एक मिनट आप लोग इस पे चर्चा कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं। चूंकि अपने इसी बुकलेट के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर 73 तक जो क्वेश्चन लिखे गए हैं वो वास्तव में वेन डायग्राम के बेस पर ही हैं, तो उनको कैसे करना होगा इसके लिए आप थोड़ी सी यहाँ कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर हम सवालों को भी फटाफट सॉल्व करेंगे। सो आप देखिए कि एक शब्द हमने लिखा वेन आरेख। आप में से हमारे कई विद्यार्थियों ने रीजनिंग में इस चैप्टर को विधिवत पढ़ा होगा, इसे थोड़ी यहाँ पे आवश्यकता थी, मैं संक्षेप में बता देता हूं, अगर आपके ध्यान में नहीं होगी बात तो आ जाएगी। स्विस यानी स्विट्जरलैंड एक देश है, बड़ा फेमस है, दुनिया का देश, आप इसे जानते होंगे। हमारे नेता लोग बहुत ज्यादा यहाँ जाते हैं, पता नहीं क्या उनको लगाव है। तो स्विट्जरलैंड, तो वहीं के एक गणितज्ञ हुआ करते थे यूलर, जिन्होंने समुच्चयों, ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स इज कॉल्ड ए सेट, विभिन्न वस्तुओं का संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। तो यूलर ने सबसे पहले समुच्चयों को व्यक्त करने के लिए यानी दिखाने के लिए प्रयोग किया ज्योमेट्रिक फिगर यानी ज्यामितीय आकृतियां। यहाँ ज्यामितीय आकृतियों का तात्पर्य है वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज होगा, वृत्त होगा, ऐसे, लेकिन एक निश्चित सेंस में प्रयोग किया जाएगा तो उसका क्या मतलब होगा ये आपको बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये जानो कि शब्दों को पहली बार चित्रों के द्वारा दिखाने की विधि की शुरुआत कौन कर रहा है भाई, तो आप कहोगे वह तो यूलर महोदय हैं। चलिए भाई, लेकिन इन्होंने कार्य को शुरू किया था, ये कंप्लीट नहीं कर पाए, कोई एक बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं दे पाए, और इसके बाद जिस कार्य की शुरुआत यूलर ने किया उसे पूरा कर दिखाया, उसे विकसित किया है ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन वेन ने। तो ये ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन वेन है। यही वो कारण है कि समुच्चयों को दिखाने के लिए जो भी ज्यामितीय आकृतियां प्रयोग की जाती हैं, इनके सम्मान में सभी को वेन आरेख कह दिया जाता है, बस। लेकिन ऐसा क्या इन्होंने बता दिया कि हम जिन आकृतियों को पहले ज्योमेट्रिक फिगर जानते थे, अचानक उसे वेन डायग्राम कहने लगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने 3 रूल बताए हैं, एक तो ऑल, दूसरा सम, तीसरा सम नॉट। इसमें सारा खेल डायग्राम का है। आज अपनी परसेंटेज के अंतर्गत केवल इस रूल की आवश्यकता है, फिर भी हमने सोचा आपको तीनों बातें समझा देता हूं, तो जल्द से जल्द आप इसे देख लीजिए। इसका मतलब आपने कह दिया सभी दरवाजे कुत्ते हैं, ये सच नहीं, सिर्फ इमेजिनरी है, तो सभी दरवाजे कुत्ते हैं। तो आप देखो इस बात को वेन डायग्राम कहता है कि सभी दरवाजे कुत्ते, ऐसे डायग्राम बनाओ, दरवाजा अंदर आएगा और ये कुत्ते बाहर होंगे। लेकिन हमें तो इसकी आवश्यकता है, जब कहेगा कि कुछ दरवाजे कुत्ते हैं तो इसका मतलब डायग्राम ऐसे बन जाएगा, यानी ये पूरे फिगर के अंतर्गत जो आएगा वह दरवाजा होगा और ये जो आएगा वो कुत्ता होगा। ये जो कॉमन एरिया है, ये वो गॉड गिफ्टेड लोग हैं जो दोनों होंगे, दरवाजा भी और कुत्ता भी हो जाएंगे ये। तो आप देखो अगला, जहां लिखा कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, यानी दरवाजा दरवाजा है, कुत्ता कुत्ता है। आप केवल इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर सीधे चलते हैं, आपको ये बात याद आ चुकी होगी। सो आप लोग क्वेश्चन नंबर 70 को पढ़िए। वहां पे अगर प्रश्न देख पा रहे होंगे तो आपको ये बताया गया होगा कि कोई एक व्यक्ति है जिसमें एक उर्दू विषय है, एक फारसी विषय है, तो यानी बताया गया कि एक में 60% लोग पास होंगे, एक में 45 होंगे, और दोनों को मिलाकर के 25% लोग पास होते हैं। प्रश्न ये किया गया कि वास्तव में कुल कितने लोग फेल हो जाते हैं, यही आपका क्वेश्चन नंबर 70 है। तो 70वें सवाल को अब हम 2 तरीकों से यहां समझेंगे। सबसे पहले तो वेन आरेख विधि का हम प्रयोग करेंगे, मेथड ऑफ वेन डायग्राम। तो ये हमारा हुआ वेन आरेख विधि, और दूसरा अभी हम लोग अपना एग्जामिनेशन मेथड तो प्रयोग करेंगे, वो तो फॉर एग्जामिनेशन मेथड या एग्जाम मेथड। देखो भाई, इन्होंने बताया कि 60% छात्र उर्दू में पास हुए, तो ठीक है, उर्दू में 60%। फिर इन्होंने बताया कि फारसी एक सब्जेक्ट है जिसमें कि 45% लोग पास हैं।
और 25% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों ही पेपर में पास हो गए, तो ये 25 हैं। हमसे प्रश्न ये किया गया तो दोनों विषयों में जो फेल छात्र हैं उनकी परसेंटेज या क्या होनी है। तो अगर उनकी परसेंटेज के बारे में बोलूंगा तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको झट से वेन डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर लेना। याद रखना, बिना किसी से पूछे ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप लोगों को जो टोटल संख्या रखनी है वह 100 रखनी है। इस कॉलम को आप उर्दू का बना दें और इसको आप यहां पर फारसी ले लीजिएगा, और यह आपको दोनों रखना होगा, तो दोनों आप लिख दीजिएगा। अब आप यहां समझें, कहते हैं कि दोनों, तो सबसे पहले क्या करना है, जो ये दोनों वाली संख्या रहेगी लपक के उसको यहां लाके लिख देना है। जब आपने उसको लिख दिया तो अब देखो ये दोनों तरफ से कट जाएगा आपका मेरे भाई। अब आप बताओ, जब आप उर्दू बोलोगे तो आपकी उर्दू का मतलब तो पूरा इतना होगा, लेकिन उसमें से 25 तो चला गया। तो जब 25 चला गया तो क्या करना है, यह उर्दू था अब निकलेगा, इसलिए केवल उर्दू। तो जब केवल उर्दू निकालिएगा तो उर्दू वाली संख्या में से ये दोनों वाली को आपको माइनस कर देना है, तो आपका ये आया 35, यहां लिख दो। ऐसे ही फारसी ये पूरा था, ये खाली वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, केवल फारसी। तो कहना कि इसलिए केवल फारसी बराबर, ये आपके पास 45 में से 25 को माइनस करो तो 20 आएगा, यहां 20 लिखिएगा। अब आपको ये पता है कि ये वो विद्यार्थी जो पास हैं, चाहे उर्दू में चाहे फारसी में या फिर दोनों में। लेकिन आपका प्रश्न क्या भाई बताइए, तो आपसे कहता है कि दोनों विषयों में फेल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, परसेंटेज क्या होगी, मुझे बताया जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, कहना इसमें क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। टोटल कितने लोग थे, 100 माइनस ये तीनों नंबर आपस में ऐड कर दो तो 35 हो जाएगा, प्लस यहां से 25 प्लस 20, आपको पता है कि ये टोटल आ जाएगा 80 के, और 100 में से 80 घटा दो तो आपका यही करेक्ट आंसर होगा। यही है वेन डायग्राम मेथड। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। आइए जरा एग्जामिनेशन मेथड की बात करता हूं। अगर एग्जामिनेशन मेथड की बात करता हूं तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली आपका निकलेगा 100 माइनस कर देना x प्लस वाई माइनस जेड बराबर तुरंत आंसर। आपको कोई तामझाम नहीं पालना है, कोई डायग्राम नहीं बनाना। सो सीधे आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100 माइनस। मुझे बताओ उर्दू में कितने पास, आप कहोगे 60। पूछता हूं फारसी में बता दो, आप बोलोगे 45। मैंने कहा कह रहे नहीं भाई जरा दोनों में पास कितने ये तो मुझे बता दो। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कि 100 माइनस 60 45, 105 माइनस 25 बराबर 80 आएगा। ये लीजिए आपका 3 से 4 सेकंड में उत्तर आ गया। सो इतने नाटक की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ये हमने केवल आपको समझाया कि आप अच्छे से समझ जाए, इसका कॉन्सेप्ट ले लें। किसी सवाल में अगर ये नियम नहीं लग पाएगा तो आपको ये मेथड काम आएगा। चलिए जस्ट हम लोग चलेंगे आगे और अगले क्वेश्चन पर आप रेडी रहिए। क्वेश्चन नंबर 71। और हाँ, आप सबसे बेहतर उम्मीद है कि आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। जरा सा भी आलस मत करिएगा, सिलेक्शन जरूरी है, इसके लिए पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर अब हम जस्ट आपके लिए लेंगे 71। डियर स्टूडेंट 71 बिल्कुल सेम है, इसको डायरेक्टली सॉल्व करो, सीधे क्वेश्चन मार्क बराबर। क्या है सवाल कि किसी परीक्षा में 42% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 52% परीक्षार्थी गणित के विषय में फेल हुए। यदि उनमें से 17% परीक्षार्थी दोनों विषयों में फेल हैं तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी दोनों विषयों में पास हुए। अब इस बार पास हमें बताना था, तो पास वालों को बुला लेता हूं कि आप आ जाओ। कितना लिखोगे, 100 माइनस, यहां पे एक विषय में बताया गया 42, दूसरे वाले में 52 और दोनों वाले में 17 कह दिया गया। कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको 23% आंसर आएगा। जरा मैं आपसे 72 नंबर के बारे में बात करूंगा
कि 72वां प्रश्न आपका क्या होगा, इसे देख लेता हूं। 72 एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसे सावधानी से समझो। कहता है एक सर्वेक्षण में 30% लोगों के पास मोबाइल फोन पाया गया। तो जो मोबाइल फोन की बात है वो 30% लोगों के पास है। 75% लोगों के पास गाड़ी है। कहते हैं यदि 25% लोगों के पास दोनों है, 25% के पास, प्रश्न करते हैं तो कितने प्रतिशत लोगों के पास मोबाइल फोन या मोटर गाड़ी अथवा दोनों है। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, केयरफुली सॉल्व करिए, आपको तुरंत आंसर आएगा। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं लेके आपको डिस्कस करता हूं तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, आपको कुछ नहीं करना भाई, डायरेक्ट अपना वेन डायग्राम बनाना है, बन गया। अब अगर वेन डायग्राम बन गया तो यहां क्या लिखना है, 100, वो लिख दिया मैंने। एक कॉलम को क्या करना है, मोबाइल फोन, दूसरे को गाड़ी। आपने क्या सीखा कि जो दोनों वाली संख्या है सबसे पहले यहां पे लाके वो लिख देनी है बीच में। अब आप मुझे बताओ कि ये पूरा 30 था तो केवल मोबाइल, तो 30 में से 25 घटा के बोलो 5, 75 में से 25 घटा के बोलो 5। सो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने को तैयार हो जाओ, क्वेश्चन मार्क बराबर। इनके कहने का क्या मतलब, क्या समझा आपने, जरा हमें बताइए। तो आपको यही समझना चाहिए कि कितने लोगों के पास मोबाइल फोन, कितनों के पास गाड़ी और कितनों के पास दोनों सुविधाएं हैं। कुल मिलाके कुल सुविधा संपन्न लोग कितने हैं, ये प्रश्न किया गया। आपको डियर स्टूडेंट कोई काम नहीं करना है, जितने डिजिट ये वेन डायग्राम के अंदर दिख रहे हैं इनको आप जोड़ दो, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए जोड़ देते हैं, यानी ये होगा 5 + 25 करिएगा +50, कुल 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फोन या गाड़ी अथवा दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और समझेंगे। 73 को आप पहले अच्छे से पढ़ लो, फिर साथ साथ समझ भी लिया जाता है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिए। तो 73 नंबर कहता है कि किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में पास हुए। अच्छी खबर है। तो यहाँ पे अंग्रेजी में पास होने वाले कितने बताए गए भाई, 70%। फिर मैंने पूछा कि मैथ के बारे में क्या हाल चाल, तो इन्होंने कहा कि मैथ लोगों को आजकल बहुत आने लगी है, वो 80% पास हो गए। हमने कहा ठीक है, लेकिन एक टेंशन वाली बात है कि दोनों में फेल लिख दिया। तो अगली जो इंफॉर्मेशन है वो दोनों में फेल विद्यार्थियों को लिखा गया, और दोनों में जो फेल हैं फिलहाल उनकी संख्या आपको दी गई परसेंटेज 10 है। और अच्छी बात यह है कि यदि दोनों विषयों में पास, तो चूंकि दोनों विषयों में पास की बात है तो दोनों विषयों में पास लोगों की संख्या 144 दी गई। प्रश्न ये किया गया कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। अब आपने प्रश्न को एक बार सुना हो तो मैंने कहा कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 144 विद्यार्थी पास हुए तो पास होने वाले बल्कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, यह क्वेश्चन आपसे कर दिया गया। आपको बताऊं कि अब यहां पे ये कौन है, पास है, ये पास है, बदमाश ने फंसा दिया, ये दोनों में फेल पूछ दिया। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, मुझे एक बात बताओ सारे लोग कि अगर मुझे पास लोगों का सही प्रतिशत जानना है तो बराबर 100 माइनस, जरा मेरी हेल्प करो सारे लोग कि आप कॉमन सेंस से सोच के बता दो कि अगर अंग्रेजी में 70% लोग पास हो गए तो फेल कितने हुए, बोलो भाई 30। बताओ ना कि अगर मैथ के अंदर 80% पास हैं तो फेल कितने होंगे, 20। दोनों में फेल कितने, 10।
टेंशन फ्री रहो, मुझे बताओ 50 में से 10 गया 40, तो आपके पास ये हो गया 50 10, तो यहाँ 100 में से अगर आप 40 को घटा दें कितने आएंगे, 60 आएंगे। डियर स्टूडेंट, आप अब आराम से लगा देना कि यही जो 60% है वह 144 के बराबर होगा। इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी 100% बराबर, इसे कैलकुलेट कर दो, 240 आपका आंसर हो जाएगा। आप 73वां सवाल करो, तो मैं आपके लिए 74 यानी 74 नंबर के प्रश्न को समझाने चलता हूं और ये देखता हूं कि 74 में लिखा क्या है। एक वस्तु का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर के 25 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसके खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले तो इनको 2 सेकंड से ज्यादा भाव मत देना, क्योंकि जिसकी जितनी औकात हो भाव उतना ही देना चाहिए। ज्यादा भाव देने से लोग सर पे बैठ जाते हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी करना चाहिए। तो एक वस्तु का मूल्य कितना था, बोलो बोलो, तो कहोगे 20 रुपया पर केजी था। अभी आज का रेट कितना है, 25 हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आपको एक सिंपली दिख रहा होगा कि जो वस्तु 20 रुपए की थी अभी वो 25 की मिल रही है। तो कहने की बात तो इतनी होगी कि 5 रुपया दाम बढ़ गया। अगर 5 बढ़ गया तो तुरंत यहाँ पे निकाल लेना वृद्धि का प्रतिशत। ये आएगा 5, किससे बढ़ा, 20 से। 20 ले लो, 100 से गुणा करो, 20 25 100, तो ये हो गया 25%। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या हो गया कि किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो उसकी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो मेरे भाई अपना डायलॉग है, बढ़ता है तो बढ़ा दो, तो बढ़ा दोगे, इसलिए प्रतिशत कमी निकल के आएगी। बढ़ा कितना, 25। 100 में 25 बढ़ाओगे 125 गुणे 100, 25 25 125, 5 विषयम 100, 20% आपका ये होगा करेक्ट आंसर। ऐसे ही स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 75 75वें सवाल को देख लिया जाए। 75वें सवाल में कहते हो कि एक वस्तु का मूल्य 5 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 4 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है। तो 4 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है अगर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि माइनस कितना आ रहा है, 1 रुपीज का आ रहा है। तो कहते हैं लेकिन उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस वस्तु की खपत क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले तो यहाँ निकाल लो कमी बराबर, ये कमी 1 रुपए की किस पर, 5 पर, तो 1/5 गुणे 100 करिए तो आपको ये मिला 20%। तो जब एक कमी है तो वहां पे खपत में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि खर्च अप्रभावित रहनी है। तो यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि बराबर आपके पास कितना आएगा, 20 बटे घटता है तो घटा दो, तो बटे 80 गुणे 100 होगा। आपको पता होगा कि आ जाएगा 25%। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 76 को पढ़ेंगे। 76 जैसे प्रश्न में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से जरा समझिएगा। और ऐसे क्वेश्चन जब आप पाएंगे तो बस आराम से इसे 3 से 4 सेकंड में लगा लेंगे। बट प्रैक्टिस में कि मैं परफेक्ट याद रहे कि अभ्यास 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 ही गणित की सफलता का मूल मंत्र है। यहां लिखा गया एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। बहुत अच्छा। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है और खर्च भी 5% बढ़ जाता है तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मैं यहां जरा इंफॉर्मेशन बोलता हूं, तो वो पर्सन पहले जो खर्च करता है वो 60% करता है, अच्छी खबर है। बाद में देखो उसके अच्छे दिन आ जाते, जो उसकी इनकम है एक्चुअली वो इंक्रीज हो जाती है 15%। आप सभी जानते हो जिसकी होगी जितनी कमाई उसी हिसाब से उसका खर्च भी हुआ करता है। तो जब इस व्यक्ति की इनकम बढ़ी है तो उस व्यक्ति ने अपने खर्च में वृद्धि कर दी, कितने की, 5% की कर दी। सवाल ये किया गया कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होनी है, यह मेरा प्रश्न है।
अब जरा सोचिए कि ये प्रश्न आपके पास आ गया, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास। कोई व्यक्ति अपनी आय का खर्चा 60% करेगा, अचानक परिस्थितियां बदलती है, सारे दिन एक जैसे तो होते नहीं हैं, फिर उसकी इनकम 15% बढ़ जाती है, खर्चा भी 5% बढ़ता है। सवाल है कि इस केस में उसकी जो सेविंग है, बचत है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें फाइंड करना है। ऐसी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट जब कभी मिलेंगे आप लोगों को, तो आप हमेशा क्या करना, उस व्यक्ति की इनकम यानी आय को 100% रखना। आपको यहाँ पे एक बात समझनी होगी कि ऐसे क्वेश्चन जब मिलते हैं तो इसे 2 कॉलम में डिवाइड करो। यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर आप रखोगे यानी उस व्यक्ति का खर्च, दूसरा कॉलम उस पर्सन की सेविंग यानी बचत होगी। अब आपको मैं बताऊं कि ये व्यक्ति क्या करता है, 100 रुपए कमाता है, अभी कितना खर्चा कर रहा है, 60। तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि 100 का 60%, तो आप पूछोगे कि भाई क्या होगा, तो 60 होगा। 100 रुपए में से 60 रुपए अगर आपका खर्चा है तो मुझे बताओ आपकी बचत कितनी है, 40 है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, आपको गुड न्यूज मिली क्या, अच्छे दिन आ गए, क्या हो गया, आप कहोगे सर मेरी सैलरी बढ़ गई, कोरोना खत्म हो गया, अच्छी बात है। तो कितना बढ़ा, 15%। तो पहले आपकी जेब में कितने थे, 100, अब बढ़ने के बाद कितने हो गए मेरे भाई, 115 हो गए। अब एक बात बताओ कि अगर आपकी इनकम 100 से बढ़ के 15 हो जाए तो तय हो गया, जो व्यक्ति नींबू की चाय पी रहा है, जब दाम बढ़ेगा तो अचानक दूध की चाय पीने लगेगा ना भाई। तो आज गजोदर भैया के भी दिन अच्छे आ गए, और अब जरा देखो कि उन्होंने कह दिया ठीक है बहुत पी लिया नींबू की चाय, अब जरा दूध की चाय पिएंगे। तो आप यहाँ देखिए ना कि 115 आपकी इनकम है, आप खर्च को अपने बढ़ा रहे हो, कितने मेरे भाई, 5%। किसका 5%, बोलो, 60 का। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि 60 का 5%, तो आप कहोगे भाई 20 या 60, 20 25 100, 5 से 5 कट गया, 3 आएगा, प्लस 3 कर दोगे, आज उस व्यक्ति का खर्चा कितना होगा, 63 होगा। अब आप बताइए कि जब 100 कमाया, 60 खर्चा किया, 40 बचाया, अब वो 115 कमाता है, 63 गंवा देता है, तो मुझे इतना बता दो मेरे भाई कि 115 में से 63 घटा दोगे तो भाई यहाँ कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 5, 52 आ जाएगा। कंपेयर करो, 40 रुपया पहले आप बचाते थे, आज 52, पहले से ज्यादा बचाना, कितना, तो 12। इसलिए कह देना प्रतिशत वृद्धि बराबर किसमें, बचत में। तो ये 12 किस पर बचा है, 40 पर। सो यहाँ 40 और गुणे 100 करना, 20 दूनी 40, 20 25 100, 2 6 12, 6 25 30% आपका ये आंसर है। तो ये उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा, और जब आप अपने लिए लगाना इसे तो थोड़ा और शार्ट कर लेना। तो एग्जाम मेथड 60 में कुछ नहीं, ये मेथड सबसे बढ़िया है, बस इसी को 60 करना है। बस ये समझ लेना कि पहले उस व्यक्ति की इनकम 100 है, टेंशन मत लो। जब उसकी 100 है तो यहां पर आप उसका खर्च दिखा देना मेरे भाई, यहां पर उसकी सेविंग यानी बचत, ये भी शब्द मत लिखना परीक्षा में आप, पहले केस में 60 है और ये 40 है। अब देखिए इनकम को जब वो व्यक्ति बढ़ाएगा 15%, तो यहीं से डायरेक्ट आपको पता है कि प्लस 15, आज उस व्यक्ति की इनकम हो जाएगी 115। खर्चा अगर वो बढ़ाता है कितने का, 5% का, तो डियर स्टूडेंट आप सबको पता है कि ये 3 रुपए आएगा, तो यहाँ 63 हो जाएगा। इसी में से 63 को घटा दोगे, 52 आएगा, सारा समय बचा लो, ये हो जाएगा 12 और बटे कर देना 40 गुणे 100 बराबर 30% आपका आंसर होगा। सो आप इस तरह की लाइनों का प्रयोग करके सवाल का समय बचाइएगा। फिलहाल इसे आप कॉपी करिए ताकि मैं आपका अगला क्वेश्चन करा सकूं। 77, और उम्मीद आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, और आप लोग थोड़ा कमेंट वगैरह करने में बड़ी कंजूसी कर रहे हो, तो ऐसा मत करो मेरे भाई, अपनी भावनाओं से हमें अवगत कराते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कराते रहिए। यथाशीघ्र आप लोग 1000 सब्सक्राइबर तो कम से कम पहुंचवा दीजिए, और बस टाइम भी बढ़ाने की कोशिश करिए ताकि अपना चैनल कभी ना बंद हो, हम सदा आपकी सेवा में हाजिर रहें। जिस किसी की भी मदद कर सकते हैं अपने माध्यम से, जो मेरे बस में है वो है पढ़ाना आपको, जो कुछ जानता हूँ आपको सबको सिखाऊं, आपके काम आए,
इसके लिए आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक शेयर, और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आप बड़े शांत होकर बैठे, थोड़ी अंगुलियों से भी काम लीजिए, नहीं तो अंगुलियां सुस्त हो जाएंगी, बाद में काम भी ना आएंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 77, अगर मैं ये 77वां प्रश्न देखता हूं तो बिल्कुल सेम आप इसे कर तो सकते हो, बट आओ मैं जल्दी से कर देता हूं आपके लिए। इस बार बिना डायग्राम बनाए जल्दी से करता हूं भाई। एक व्यक्ति, उसकी जो इनकम है, आपको बोला हूं कि इनकम को रखोगे कितना, 100%, 2 कॉलम में डिवाइड करोगे। आपको ये पता है यहाँ खर्च आएगा, यहाँ उस व्यक्ति की बुढ़ौती की बचत आएगी, वरना बुढ़ौती बच्चे कहां कर दे पता नहीं है ना। तो उस व्यक्ति की आमदनी क्या है, 50% वो खर्चा करेगा। तो जब 50% खर्चा करेगा तो बुढ़ऊ दादा ने बचाए कितने, 50 बचा लिए। फिर उन्हें पता चला कि बुढ़ौती में ही उनकी सैलरी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई दादाजी की, तो 30%। आज उनकी सैलरी आ गई 130 रुपए की। ठीक है, अब आपने खर्च में 20% की वृद्धि कर दी। तो डियर स्टूडेंट, अगर 20% की वृद्धि करोगे, किसका 20%, 50 का, तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा ये 20%, नीचे दिखा देता हूं। तो इसका खर्चा आपका 20% इंक्रीज हो गया। तो आप में बताओ, जब 50 का 20% निकालोगे तो ये 10 रुपए आएगा, यानी आज आपका खर्चा 60 हो गया। मुझे एक बात बता देते आप कि 130 में से अगर 60 घटा दोगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। बोलो भाई। तो यहां से 20 रुपए आपकी बचत आ गई, डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क बराबर, ये 20 होगा, और 20 बटे कितना लिखोगे, 50 गुणे 100 करो, 50 दूनी 100, 20 दूनी 40% आपका आंसर होगा। आप इसे कंप्लीट करिए, मैं आपके अगले क्वेश्चन पर आता हूं। 78, 78वां सवाल आप पढ़े रहिए और उसे समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे करना चाहिए। यहां लिखा गया कि यदि किसी भिन्न के अंश को 20%, न्यूमरेटर अंश को 20% और हर को 50% बढ़ा दिया जाए तो वह भिन्न 2/5 हो जाती है। प्रश्न ये है कि मूल भिन्न क्या होगी, ये हमें बताओ। भिन्न क्या होगी आपको तो पता है भाई, और अपना डायलॉग भी तो याद है ना कि बढ़ता है तो बढ़ा दो। अगर बढ़ा दोगे तो आप डायरेक्टली भिन्न को रख देना कि x/y ये मेरी मूल भिन्न है, ये मुझे फाइंड करना है, बताना है। इसलिए कह देना x गुणित 100 का 20 बढ़ा के बोलो 120 बटे y का 50 तो 150 बराबर ये फ्रैक्शन होगी 2/5 के। अब इसके बटे 100, इसके बटे 100, 100 लिख के काटना पीटना है, सब फालतू का काम छोड़ दीजिए, डायरेक्ट अपने काम पर आइए और हमें बता दो कि 3 चौक क्या होगा, 12, और 3 बचे 15 हो जाएगा। इसलिए x/y बराबर